थॉमस अल्वा एडिसन अमेरिका के बहुत बड़े खोजकर्ता और एक बहुत बड़े बिजनेसमैन। ये वो शख्स है जिन्होंने इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, मैस कम्युनिकेशन, साउंड रिकॉर्डिंग और मोशन पिक्चर जैसी बड़ी वैज्ञानिक टेक्नोलॉजीज की खोज की। लेकिन ये गरीब घर से आने वाला बच्चा आखिर अमेरिका का सबसे बड़ा बिजनेसमैन कैसे बन गया, आइए जानते हैं। कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि एक 3 साल का बच्चा अपनी माँ के साथ अपने छोटे से फार्म हाउस पर अंडे जमा करने जा रहा होता है। उसी वक्त उसने देखा कि एक बत्तख अंडों पर बैठी हुई है। वो बड़ी ही हैरानी से उस बत्तख को देखे ही जा रहा था। उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ, ये बत्तख अंडों पर क्यों बैठी है। माँ ने जवाब दिया कि ये बत्तख अंडों पर बैठकर इन्हें सेंचती है, जिसके बाद इन्हीं अंडों से छोटे छोटे बत्तख के बच्चे निकल आते हैं। जब नन्हे से बच्चे ने ये सुना तो उसके छोटे से दिमाग में बहुत सारे सवाल पैदा हो गए। माँ बच्चे के साथ घर वापस आ गई, लेकिन कुछ ही देर बाद वो बच्चा गायब हो गया। फिर पूरा दिन बेचारी माँ अपने बच्चे को तलाश करती रही, लेकिन वो मिला उसी फार्म हाउस में जहाँ पर वो सुबह गए थे। फार्म हाउस के अंदर वो बच्चा कुछ अंडे जमा करके उन्हें भूसे के ढेर पर रखकर उनके ऊपर बैठा हुआ था। दरअसल वो बच्चा ये देखना चाहता था कि अगर बत्तख अंडों पर बैठकर बच्चे पैदा कर सकती है तो वो ऐसा क्यों नहीं कर सकता। अब दोस्तों, शायद आपको ये बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं कि बत्तख के अंडों का क्या अंजाम हुआ होगा। जाहिर है वो टूट ही चुके थे। इस 3 साला बच्चे की हरकत तो बहुत ही फनी थी, बहुत मजाकिया थी, लेकिन उसकी इसी आदत ने एक दिन उसे अपने दौर का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बनाकर रख दिया। इस बच्चे को आज दुनिया थॉमस अल्वा एडिसन के नाम से जानती है, और आज इसी दुनिया बदल देने वाले महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन की बायोग्राफी या उनकी पूरी जीवनी आपके सामने खोलकर रखी जाएगी। सो इसे पूरा जरूर देखें। साल 1860 की बात है, जब अब्राहम लिंकन अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर बनने की तैयारी कर रहे थे और पूरे देश भर में खाना जंगी या सिविल वॉर का माहौल था। उस दौर में अमेरिकी राज्य मिशिगन के अंदर पोर्ट हेरोन से लेकर डेट्रॉइट तक एक ट्रेन चला करती थी। इसी ट्रेन में एक 12 साल का बच्चा थॉमस एडिसन अखबार और टॉफीज बेचा करता था। ये गरीब माँ बाप का बच्चा था और कान से उसे ऊंची आवाज में ही सुनाई देता था, बल्कि यूं कहिए कि वो तकरीबन बहरा ही था, डेफ था। उसके टीचर ने उसे स्कूल ज्वाइन करने के 3 महीनों के बाद ही स्कूल से निकाल दिया। कहा कि इस बच्चे का सर बहुत बड़ा है। उनके टीचर्स को लगता था कि इस बच्चे की याददाश्त बहुत कमजोर है और ये चीजों को याद नहीं रख पाएगा, इसी वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया। ये सब मसला देखकर उसकी माँ ने, जो खुद एक टीचर थी, उसने अपने बच्चे को घर पर ही पढ़ाना लिखाना शुरू कर दिया। कुदरत ने इस बच्चे को बहुत थोड़ा दिया था, लेकिन ख्वाब इस बच्चे के बहुत बड़े बड़े थे। और क्यों न हो, बड़े ख्वाब तो जरूर देखना चाहिए। इस पर सरकार ने कोई टैक्स नहीं लगाया। सो दोस्तों, थॉमस एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहता था। उसकी ख्वाहिश थी कि अमेरिका के एक एक घर के अंदर उसका नाम गूंजने लगे, अमेरिका का हर शख्स उसे उसके नाम से पहचानने लगे। इस बड़े ख्वाब के लिए उसके पास तेज दिमाग तो था, लेकिन कोई सरमाया या सपोर्ट बिल्कुल नहीं था, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन उस पर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार ही नहीं था और उसके पास कोई इन्वेस्टमेंट थी नहीं। बचपन से थॉमस एडिसन का हाल ये था कि उसके हाथ जो भी चीज आती वो उसे खुद दोबारा बनाकर बेचने की कोशिश करता रहता। अखबार बेचते बेचते एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना मैं खुद अपना अखबार बनाना शुरू कर दूं। वो प्रिंटिंग प्रेस से अखबार लेने जाता था और उस अखबार बनाने की मशीन को काम करते हुए देखता रहता था। प्रिंटिंग प्रेस के काम करने के तरीके को समझने में उसको कोई मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि वो एक सिंपल और सादा सा प्रेस हुआ करता था। इसी प्रेस को देखकर उसने अपना छोटा सा प्रिंटिंग प्रेस भी बना लिया और इसे एक ट्रेन के सामान भरने वाले डब्बे में इंस्टॉल भी कर लिया। इसी मशीन पर वो खुद ही अखबार छापा करता और ट्रेन में बेचा करता। लोग पहली बार ऐसा अखबार देख रहे थे जो एक अखबार बेचने वाले छोटे से लड़के ने खुद ही लिखा, खुद ही छापा और खुद ही बेचने का बंदोबस्त किया। इसलिए कुछ लोग इसी नोवेल्टी में, इसी नई चीज के शौक में ये अखबार खरीद लेते थे। मगर जाहिर है ये अखबार न्यूज रॉयल्टी और क्वालिटी में बड़े अखबारों की कंपनी का मुकाबला तो नहीं कर सकता था, इसलिए इसकी फरोख्त या बिक्री ना होने के बराबर ही थी। लेकिन एडिसन को कुछ न कुछ तो करना ही था। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी गलत फील्ड या गलत चीज में फंस जाते हैं, उससे निकलने का फैसला हम तय नहीं कर पाते, लेकिन ऊपर वाला कैसे भी करके हमें उस गलत रास्ते से अपनी सही मंजिल वाले रास्ते पर पहुंचा ही देता है। थॉमस एडिसन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।
वो प्रिंटिंग प्रेस के झमेले में फंसा हुआ था और बाहर नहीं निकल पा रहा था कि अचानक एक दिन उस ट्रेन के डब्बे में जहां पर थॉमस की बनाई हुई प्रिंटिंग प्रेस रखी हुई थी उसमें आग लग गई और सब कुछ जलकर खाक हो गया। एडिसन चाहता तो प्रिंटिंग प्रेस दोबारा बना लेता क्योंकि बनाने का तरीका तो वो सीख ही चुका था, मगर तब तक वो ये भी समझ चुका था कि इस अखबार के बिजनेस में इतना कुछ फायदा नहीं है। तो अब क्या किया जाए? उसे कोई सोने की कान तो मिलने से रही, लेकिन अब भी वो कुछ करने की तलाश में था। दोस्तों, यहाँ पर अल्लामा इकबाल का शेर याद रखिए कि कोई काबिल हो अगर तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। ऐसे ही कुछ करने की तलाश में एक दिन एडिसन ने ट्रेन की खिड़की से अपना सर बाहर निकाला और ट्रेन की पटरी से सटे हुए टेलीग्राफ के खंभों को देखकर कुछ सोचने लगा। एडिसन ये बात जानता था कि इस खंभों पर लगी तारों में हजारों पैगामात और मैसेजेस के सिग्नल्स दौड़ रहे हैं। अखबार बेचने के दौरान उसने टेलीग्राफ के ऑफिस और दफ्तर भी देखे थे और मशीनों के टिक टिक की आवाजें भी सुनी थी। यहाँ तक कि एडिसन ने टेलीग्राफ ऑपरेटर्स को कोड्स वाला मैसेज लेकर उस मैसेज को शब्दों में डालने यानी डिकोड करते भी देखा था। उसने सोचा कि अगर वो प्रिंटिंग प्रेस बना सकता है तो फिर टेलीग्राफ मशीन क्यों नहीं बना सकता। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उसने पहली दफा सोचा था कि अगर बतख अंडों से बच्चे निकाल सकती है तो वो क्यों नहीं निकाल सकता। लेकिन तब वो बच्चा था और अब जाहिर है वो मैच्योर और समझदार हो चुका था। अगर ऐसा हो सकता कि वो टेलीग्राफ मशीन बना सकता तो वाकई ये उसके लिए सोने की कान का दरवाजा ही था। मगर टेलीग्राफ मशीन प्रिंटिंग मशीन से काफी पेचीदा थी। इसे बनाना कोई बच्चों का खेल हरगिज नहीं था। टेलीग्राफ मशीन की बनावट को समझने के लिए इस मशीन के करीब रहना प्रिंटिंग प्रेस मशीन से भी कहीं ज्यादा जरूरी था। अब थॉमस अल्वा एडिसन ने टेलीग्राफ ऑपरेटर बनने का फैसला कर लिया। मगर यहाँ पर मसला ये था कि उसको टेलीग्राफ के मुश्किल कोड सिखाता कौन। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि कोई काबिल हो अगर तो हम शाने कई देते हैं, जो ढूंढता है उसे दुनिया भी नहीं देते हैं। एडिसन कुछ कर गुजरना चाहता था, सो कुदरत ने भी उसे एक मौका दे दिया। 1862 साल 1862 में जब एडिसन 15 बरस का था तब उसने एक दिन एक 3 साला बच्चे को ट्रेन के नीचे आकर मर जाने से बचा लिया। अब एडिसन ने जिस बच्चे को बचाया था उस बच्चे के बाप ने एडिसन को इसके एहसान का बदला देना चाहा, लेकिन एडिसन ने इनकार कर दिया और कहा कि वो वाकई उसकी मदद करना चाहते हैं तो किसी तरह उसे टेलीग्राफी सिखा दे या किसी ऐसे शख्स को बता दे जो उसे टेलीग्राफी सिखा सके। अब दोस्तों, इत्तेफाक देखिए कि एडिसन ने जिस बच्चे की जान बचाई थी उसका बाप खुद टेलीग्राफी जानता था और उसने अपने बेटे की जान बचाने की खुशी में थॉमस अल्वा एडिसन को टेलीग्राफी के कोड सिखा दिए। अब एडिसन ने अखबार बेचना छोड़े और टेलीग्राफ ऑपरेटर बन गया। उस वक्त अमेरिका में खाना जंगी या सिविल वॉर जोरों पर था। अमेरिका 2 हिस्सों में बंट चुका था, आपस में खून खराबा चल रहा था। हर तरफ से नई नई खबरों की परमार लगी हुई थी। टेलीग्राफ मशीनों पर बार बार इस जंग या सिविल वॉर से जुड़े पैगाम और मैसेजेस आते जाते रहते थे। इसलिए काम के दौरान एडिसन हर वक्त मसरूफ रहता, बहुत बिजी रहता। मगर टेलीग्राफ ऑपरेटर की जॉब ये उसकी असल मंजिल नहीं थी। इस फील्ड में तो वो सिर्फ ये देखने के लिए आया था कि टेलीग्राफ की मशीनों में आखिर ऐसे कौन से रॉकेट साइंस है जो उसकी समझ से बाहर है। इसके साथी ऑपरेटर्स बस जैसे तैसे करके काम का वक्त पूरा करते और चले जाते। मगर एडिसन काम के दौरान भी टेलीग्राफ की मशीनों को समझने में ही लगा रहता। सिग्नल्स भेजने और रिसीव करने में, कैलकुलेट करने में जो भी मुश्किलात होती थी उसने सब कुछ नोट करके रखी थी। जब 1865 में अमेरिका में खाना जंगी या सिविल वॉर खत्म हो गया और काम का बोझ जरा सा हल्का हुआ तो एडिसन फिर से अपने आइडिया यानी टेलीग्राफ मशीन बनाने के काम में जुट गया। अपनी मुलाजिमत या नौकरी के दौरान वो इस मशीन के बारे में पहले ही बहुत कुछ सीख चुका था, तो अब उसने दिन की डे शिफ्ट छोड़कर रात की नाइट शिफ्ट में काम करना शुरू कर दिया। रात में यानी नाइट शिफ्ट में काम ज्यादा नहीं था, मगर तजुर्बात या एक्सपेरिमेंट्स और गौर फिक्र करने के लिए बहुत वक्त और आज़ादी थी। एडिसन सोचने लगा कि इन मशीनों को चलाने के लिए भला इतने टेलीग्राफ ऑपरेटर्स की जरूरत क्यों पड़ती है। क्या कोई मशीन ऑटोमेटिक तरीके से कोडेड प्रोग्राम या कोडेड मैसेजेस को डिकोड नहीं कर सकती? क्या सिर्फ एक ही मशीन से एक ही वक्त में एक ही बार में कई जगहों तक पैगाम या मैसेजेस भेजना मुमकिन हो भी सकता है? उस वक्त एडिसन को लगा कि ये सब मुमकिन है
अगर कोशिश की जाए तो। अब उसने ऐसी टेलीग्राफ मशीनों को डिजाइन करना शुरू कर दिया जो उसके सोचे हुए सारे काम कर सके। एडिसन ने 7 साल तक टेलीग्राफ ऑपरेटर की नौकरी की, मगर ये महज नौकरी नहीं थी, क्योंकि इसी अरसे के दौरान वो इतना कुछ सीख चुका था कि अब अपनी खुद की टेलीग्राफ मशीन बनाकर पुरानी टेलीग्राफ मशीनों का बोरिया बिस्तर गोल कर सकता था। उन सबके इन्वेस्टरों की खटिया खड़ी कर सकता था जिन मशीनों को चलाते हुए उसे 7 साल से ज्यादा हो गए थे। 1869 में एडिसन ने नौकरी छोड़ दी। उसने 7 साल टेलीग्राफ ऑपरेटर की नौकरी करके जो कुछ सीखा था, अब उसी की बुनियाद पर दौलत कमाने का वक्त आ पहुंचा था। टेलीग्राफ ऑपरेटर की नौकरी के दौरान वो कई शहरों तक घूमता फिरता बोस्टन तक जा पहुंचा था, लेकिन नौकरी छोड़ने के बाद ही उसने न्यूयॉर्क का रास्ता पकड़ लिया। एडिसन की जेब में तो महज उधार लिए हुए कुछ डॉलर्स ही थे, मगर उसकी असल तिजोरी तो उसका दिमाग ही था, जिसमें हजारों आइडियाज के जौहर भरे हुए थे। जब एडिसन ने अपने दिमाग की यह तिजोरी न्यूयॉर्क के बड़े बड़े बिजनेसमैन के सामने खोली तो कुछ मेहरबान लोगों ने उसके आइडियाज को पसंद किया। इन्हीं मेहरबान लोगों से एडिसन को इन्वेस्टमेंट या पैसा मिलने लगा और इसी रकम की मदद से उन्होंने मॉडर्न टेलीग्राफ के अपने आइडियाज पर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन एडिसन की पहली खोज टेलीग्राफ मशीन से जुड़ी हुई नहीं थी, तो फिर उनकी पहली खोज क्या थी? तो दोस्तों, आज इंडिया समेत पूरी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मतलब यांत्रिक मतदान के बहुत चर्चे हैं। यही दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक वोट रिकॉर्डर या वोटिंग मशीन आज से 150 बरस पहले 1869 में थॉमस अल्वा एडिसन ने ही खोजा था। लेकिन उनकी ये खोज कमर्शियल नहीं हो पाई थी। बड़े बड़े नेता और उस वक्त के पॉलिटिकल लीडर्स इस खोज को इस्तेमाल करने में हिचकिचा रहे थे। शायद उन्हें इस वोटिंग मशीन की खोज की वजह से इलेक्शन में गड़बड़ और चीटिंग होने का शक था। सो इसी वजह से एडिसन ने ये फैसला कर लिया कि वो अब से ऐसी चीज़ें और ऐसी मशीन्स डिज़ाइन करेगा जिसकी मार्केट में वैल्यू हो और जिन चीज़ों को खरीदने वालों की लाइन लग जाती हो। इसी वजह से एडिसन ने अपने पुराने टेलीग्राफ मशीन के आइडिया पर ही फिर से काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि इन मशीनों की डिमांड मार्केट के अंदर तेजी से बढ़ रही थी। फिर यूं हुआ कि जल्द ही एडिसन की बनाई हुई ऑटोमेटिक टेलीग्राफ एक ही वक्त में कई सारे मैसेज भेजने वाली मल्टीप्लेक्स टेलीग्राफ और उन्हीं की प्रिंटिंग मशीनों ने पैगाम रसानी की दुनिया में या कम्युनिकेशन वर्ल्ड में एक इंकलाब बर्पा कर दिया। देखते ही देखते पुरानी मशीनों का डब्बा गुल हो गया और हर जगह एडिसन के नाम के मशीनों का डंका बजने लगा। अब एडिसन को जैसे ही कामयाबी मिली वैसे ही अपने पराए सब उसकी तरफ दौड़े चले आए। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इस मैदान में कूद पड़े और एडिसन की तिजोरी नोटों से भर दी। एडिसन ने 7 साल टेलीग्राफ ऑपरेटर की नौकरी करके जो अनुभव और एक्सपीरियंस हासिल किया था, अगले 7 बरस में उसी एक्सपीरियंस से भर भर के पैसा कमाया। ये टेलीग्राफ का बिजनेस वाकई उसके लिए सोने की कान साबित हुआ। सिर्फ 29 ईयर्स में 29 साल की उम्र में वो एक कामयाब बिजनेसमैन बन चुका था। लेकिन ये दौलत तो अभी एडिसन के तसव्वुर से, उसकी सोच से बहुत ही कम थी। वो और भी ज्यादा ऊंचा उड़ना चाहते थे, इसलिए अब उन्होंने अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा करने का फैसला कर लिया। ऐसा बिजनेस एम्पायर जहां पर वो ऐसी चीजें डिजाइन और तैयार कर सके जो देखने वालों के होश उड़ा दे। दरअसल वो अमेरिका का सबसे बड़ा ब्रांड बनना चाहते थे। सो 1876 साल 1876 में एडिसन ने न्यू जर्सी के इलाके मेनलो पार्क में अपनी लेबोरेटरी और वर्कशॉप बनवाई। ये वर्कशॉप या लेबोरेटरी 34 एकर्स 34 एकड़ के इलाके पर फैली हुई थी। यहाँ पर काम करने के लिए उसने अमेरिका के बेहतरीन वैज्ञानिक और इंजीनियर्स को अपने यहाँ नौकरी पे रखा और एक जबरदस्त इंटेलिजेंट टीम तैयार की। इस लेबोरेटरी में वो ऐसी इजादात और खोज करना चाहते थे जिनको आम लोगों के लिए फौरी तौर पर थोड़े वक्त में तैयार करके मार्केट में लाया जा सके। ऐसा करके वो कम वक्त में थोड़ी सी मेहनत में ज्यादा फायदा कमा सकते थे। ऐसे मशीनों की खोज करने के लिए एडिसन को ज्यादा गौर व फिक्र करने की जरूरत भी नहीं थी। एडिसन की लेबोरेटरी के अंदर वैज्ञानिक बिजली से लेकर आवाज और तस्वीरें रिकॉर्ड करने वाली मशीनें बनाने की कोशिशों में लगे हुए थे। लेकिन ये सब कुछ एडिसन की लेबोरेटरी के बंद माहौल में अंदरूनी खाना हो रहा था, यानी ये सब एक तहकीकी या रिसर्च वाले काम की सूरत में हो रहा था। मतलब अभी बहुत सी टेक्नोलॉजीज कॉमर्शियल नहीं हुई थी। इसके बरक्स यानी इसके उलट एडिसन की खूबी ये थी कि उनको किसी भी टेक्नोलॉजी को कॉमर्शियल करवाने का फन अच्छे तरीके से आ गया था। तो अब एडिसन ने ये किया
कि सबसे पहले अपने पास मौजूद टेक्नोलॉजीज को ही इस्तेमाल करके ऐसी ऐसी चीजें बना डाली जिनको आम लोग भी आराम से इस्तेमाल कर सके। अपनी इन्हीं जबरदस्त इजादात और खोजों की वजह से वो विजर्ड ऑफ मेनलो पार्क यानी मेनलो पार्क के जादूगर कहलाए। इन इजादात और खोजों में पहली खोज थी फोनोग्राफ। ये आवाज रिकॉर्डिंग की इतनी सिंपल और सादा सी डिवाइस थी कि इससे रिकॉर्ड की गई आवाज सिर्फ एक पिन की मदद से सुनी जा सकती थी, और वो भी एकदम साफ साफ। फोनोग्राफ पर रिकॉर्ड होने वाली और सुनी जाने वाली पहली आवाज भी इसके खोजकर्ता थॉमस अल्वा एडिसन की ही थी, जिसमें उन्होंने बच्चों की मशहूर नज़म मैरी हैड अ लिटिल लैम्प गाई थी। दोस्तों, ये गैस सिलेंडर जैसी दिखने वाली सादा सी मशीन दरअसल एडिसन का बनाया हुआ फोनोग्राफ है, जो आवाज यानी ऑडियो रिकॉर्ड करने की पहली कमर्शियल डिवाइस थी। एडिसन की इस खोज ने अमेरिका में तहलका मचा दिया था। अमेरिकी प्रधानमंत्री और वहां की कांग्रेस ने एडिसन को अपने पास बुलाया सिर्फ इस ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस का कमाल देखने के लिए। उस वक्त ये किसी करिश्मे से कम नहीं था। बाद में यही डिवाइस ग्रामोफोन के नाम से अमेरिका के घर घर तक पहुंच गई। लेकिन फोनोग्राफ और ग्रामोफोन में फर्क था। ये दोनों अलग अलग डिवाइसेस थी, और ग्रामोफोन तो थॉमस अल्वा एडिसन की खुद की खोजी हुई चीज भी नहीं थी, बल्कि ये तो बाद में खोजी गई थी। लेकिन ग्रामोफोन का नाम इतना मशहूर हो गया कि उस दौर के कई सारे ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइसेस ग्रामोफोन ही कहलाए जाते थे। मगर फोनोग्राफ या ग्रामोफोन की तो अभी शुरुआत ही थी। विजर्ड ऑफ मेनलो पार्क के पिटारे से एक और करिश्मा निकला, जिसने एक बार फिर दुनिया को हैरत में डाल दिया। ये करिश्मा था अमेरिका के हर घर को बिजली से रोशन करने का आइडिया। अमेरिका और यूरोप की रातें तो 1850 से पहले ही रोशन होना शुरू हो गई थी। बिजली के टावर्स भी कई जगहों पर लग चुके थे, और गलियों में रात को बड़ी बड़ी आर्क लाइट्स रोशन हो जाती थी। लेकिन मसला ये था कि ये आर्क लाइट्स इतनी ज्यादा रोशनी देती थी और इतनी गर्मी पैदा करती थी कि इनको घरों के अंदर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। सिर्फ गली कूचों, पार्क्स या चौराहों पर ही इन्हें ऊंचा करके लटकाया जा सकता था। उस दौर में घरों के अंदर लोग अब तक गैस या तेल से रोशनी का इंतजाम करते थे। तो साल 1878 में एडिसन ने रिपोर्टर्स के सामने ये होल मार दी कि वो जल्द ही अमेरिका के सारे घरों को बिजली से रोशन कर देगा। अब इतना बड़ा वैज्ञानिक जब सबके सामने ये दावा कर दे तो अमेरिकियों का उस चीज के लिए इंतजार करना तो बनता ही था। सो अब लगभग पूरा अमेरिका एडिसन के दिखाए इस ख्वाब का इंतजार करने लगा। एडिसन का ख्याल था कि एक आम लैंप यानी बल्ब को तेल या गैस की जगह बिजली से रोशन किया जाए तो इसकी रोशनी, इसकी लाइट बढ़ जाएगी और आर्क लाइट्स की तरह आंखों में चुभेगी भी नहीं। सो उन्होंने अंदाजा लगाया कि अगर लैंप से हवा निकाल दी जाए यानी लैंप में वैक्यूम पैदा कर दिया जाए और फिर इस लैंप के अंदर कुछ बारीक बिजली की तारें दाखिल करके इनमें से करंट को गुजारा जाए तो हो सकता है लैंप रोशनी से जल उठे। लैंप के अंदर से गुजरने वाले इन बारीक और पतले से तारों को फिलामेंट का नाम दिया गया। लेकिन एडिसन खुद हमेशा कहा करते थे कि कोई भी आइडिया किसी भी प्रोजेक्ट का सिर्फ 1% या 1% ही होता है और बाकी का काम 99% 99% लगातार अनथक मेहनत ही से पूरा होता है। तो इसी 99% 99% पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। इस प्रोजेक्ट का पहला स्टेज यानी लैंप में वैक्यूम पैदा करना तो कोई खास मुश्किल का काम नहीं था। उनकी लेबोरेटरी में ये काम हो सकता था। असल में जो मुश्किल काम था वो इस लैंप में लगने वाली बारीक पतली सी तारें यानी फिलामेंट तैयार करने का था। सवाल ये था कि ये फिलामेंट आखिर कौन से मटेरियल से बनाया जाए, ऐसा मटेरियल जिसके अंदर से करंट भी गुजर सके और वो मटेरियल करंट की पावर को बर्दाश्त भी कर सके, क्योंकि ऐसे किसी भी मटेरियल का वैज्ञानिकों को उस वक्त तक पता ही नहीं था। एडिसन ने सबसे पहले कागज का एक फिलामेंट बनाया, लेकिन जब इसके अंदर से करंट को गुजारा गया तो इसके पुर्जे पुर्जे हो गए। इसके बाद तो जैसे एलिमेंट्स की एक कतार लग गई। एडिसन और उसकी टीम के सामने जो भी चीज आती, जो भी मटेरियल आता, वो उस मटेरियल से करंट पास करके देखते कि क्या बल्ब जलता है या जाया हो जाता है। इस जुनून भरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने घोड़ों के बाल, कोकोनट यानी नारियल के रेशे, मकड़ियों के जाले, यहाँ तक कि कुछ नौकरों के, वर्कर्स के दाढ़ियों के बाल तक को टेस्ट करके छोड़ा। लेकिन करंट की पावर के सामने कोई भी एलिमेंट या कोई भी चीज टिक नहीं पा रही थी। इनमें से एक बार प्लेटिनम के फिलामेंट का एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा, सक्सेस रहा,
मगर प्लेटिनम तो बहुत ही महंगी धातु थी, इसे कमर्शियल इस्तेमाल करना तो नामुमकिन था। अगर इसे इस्तेमाल किया जाता तो जाहिर है कि उस वक्त लाइट बल्ब इतना महंगा हो जाता कि आम अमेरिकी और दुनिया में आम लोग इसे खरीद ही ना पाते। लेकिन एडिसन तो एक सस्ता बल्ब बनाना चाहते थे जो हर घर में रोशनी पहुंचा सके। इसी वजह से उन्होंने प्लेटिनम का फिलामेंट रद्द कर दिया और अपनी टीम को आगे और एक्सपेरिमेंट्स करते रहने का ऑर्डर दे दिया। लगभग 1 साल की अंधाधुंध मेहनत और 6000 मटेरियल्स टेस्ट करने के बाद एडिसन की टीम एक सस्ता और मयारी फिलामेंट बनाने में कामयाब हो गई। दोस्तों, ये मटेरियल था कार्बन का फिलामेंट। भले ही इतिहास में ये कंट्रोवर्सी और तनाज़िया या मतभेद आज तक मौजूद है कि कार्बन के फिलामेंट की खोज का सेहरा किसके सर पर बांधा जाए, थॉमस अल्वा एडिसन के सर पर या उसके एक नौकर, उसके एक स्याह फार्म वर्कर एडवर्ड ल्योस्लेटी मीर के सर पर। जी हाँ, वेस्ट इंडीज के मशहूर किरदार माइकल होल्डिंग समेत बहुत से लोगों का ये ख्याल है, ये राय है कि बल्ब में लगने वाले कार्बन के फिलामेंट के खोजकर्ता थॉमस एडिसन नहीं बल्कि एडवर्ड ल्योस्लेटी मीर थे। वेस्ट इंडीज के इस वर्कर को उनकी खोज का सेहरा देने वाले लोगों का ख्याल है कि सफेद फार्म नस्ल परस्तों ने यानी यूरोप के गोरों ने एडिसन को कार्बन के फिलामेंट बनाने का क्रेडिट देकर वेस्ट इंडीज नस्ल से यानी काले लोगों से नाइंसाफी की है, इतिहास के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है। अब दोस्तों, कार्बन का फिलामेंट भले ही लैटिमेर ने ही बनाया हो, लेकिन इसका कमर्शियल फायदा तो एडिसन ही ने उठाया। एडिसन ने बिजली से चलने वाला बल्ब तैयार कर लिया था और अब वक्त था इस बल्ब की आजमाइश का। 1879 में उन्होंने कार्बन के फिलामेंट से बल्ब को जलाया और उस बल्ब को 13 घंटों तक रोशन रखने में कामयाब रहे। ये एक ऐसी खोज थी जो आने वाले वक्त में दुनिया को बदल कर रख सकती थी। सो एडिसन ने नए साल के मौके पर अपनी इस खोज की नुमाइश का ऐलान किया, यानी बल्ब को दुनिया के सामने रखने का फैसला किया। ये ऐलान होते ही दूर दराज से लोगों ने इस नुमाइश या इवेंट में पहुंचने की सरतोड़ कोशिशें करनी शुरू कर दी। 31 दिसंबर 1879, 31 दिसंबर 1879 की रात को एडिसन की लेबोरेटरी के ठीक बाहर एक अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई थी। उस वक्त ये सब लोग लेबोरेटरी के बाहर गैस लैंप्स की जगह पर नए बिजली के रोशन बल्ब देखकर बहुत ही खुश हो रहे थे। लेकिन जाहिर है असल नुमाइश तो लेबोरेटरी के अंदर थी। सो जब एडिसन ने लेबोरेटरी के दरवाजे खोले तो बाहर खड़े बेचैन लोग तेजी से एक ऐसी दुनिया में दाखिल हुए जो रात के वक्त भी दिन जैसा रोशन मंजर पेश कर रही थी। लेबोरेटरी के अंदर 25 गोले 25 बल्ब्स रोशन थे, जिनकी रोशनी लेबोरेटरी में रखी सैकड़ों बोतलों के शीशों से टकराकर बहुत ही दिलकश नजारा पेश कर रही थी। उस दौर के हिसाब से ये एक नाकाबिले यकीन मंजर था, क्योंकि कमरों के अंदर बिजली के बल्ब का होना और इतनी रोशनी का होना उस वक्त एक नामुमकिन सी बात थी, क्योंकि लोगों ने अब तक बल्ब के गोले और लाइट्स को सिर्फ आर्क लाइट की शक्ल में ही देखा था। एडिसन की ये नई खोज देखने वालों को बहुत पसंद आई। इस नई खोज के ऊपर पेपर्स और अखबारों में तरह तरह की खबरें भी छपी। एडिसन का नया इलेक्ट्रिक बल्ब अमेरिकियों के लिए नए साल का एक जबरदस्त तोहफा था। अब एडिसन अपने दावे के मुताबिक मैनहट्टन को, जो कि न्यूयॉर्क का एक इलाका था, उसे रोशन कर सकते थे, मगर ऐसा करने के लिए कुछ कानूनी रुकावटें थी। मतलब वही ब्यूरोक्रेसी के मसाइल, ये परमिट, वो एनओसी, यहाँ दरख्वास्त, वहाँ साइन वगैरह वगैरह। जैसे तैसे करके एडिसन ने ये लफड़े भी पूरे किए और मैनहट्टन को बिजली सप्लाई करने का इजाजतनामा यानी एग्रीमेंट हासिल कर लिया। अब बड़े पैमाने पर बिजली या लाइट सप्लाई करने के लिए बड़ा बिजली घर यानी बड़ा पावर हाउस चाहिए था, और बड़े पावर हाउस का मतलब था बड़ी इन्वेस्टमेंट। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट अब एडिसन के लिए कोई बड़ा मसला नहीं था, क्योंकि अमेरिका के सबसे दौलतमंद लोग एडिसन के आइडियाज पर अपना पैसा पानी की तरह बहाने को तैयार बैठे थे। इन्हीं अमीर लोगों में जेपी मॉर्गन भी थे, वही जेपी मॉर्गन जिसकी एक कंपनी टाइटैनिक जहाज की मालिक थी, और यही जेपी मॉर्गन एडिसन का इन्वेस्टर भी था। जेपी मॉर्गन को तो पूरा यकीन था कि ये एक बेहतरीन बिजनेस इन्वेस्टमेंट है। अगर अमेरिका की हर घर बिजली से रोशन होने लगे तो सारी इन्वेस्टमेंट यानी सारा पैसा और भी ज्यादा फायदे के साथ हमारी तिजोरियों में वापस आ जाएगा। सो अब दोस्तों, जेपी मॉर्गन की मदद से एडिसन ने लोअर मैनहट्टन के इलाके पर्ल स्ट्रीट में एक बिजली घर या पावर हाउस बनवाया। यहाँ पर 30-30 टन वजन के जनरेटर्स भी रखे गए। जमीन के नीचे बिजली की तारें बिछाई गई। फिर 4 सितंबर 1882 को इस पावर हाउस में एक बटन दबाते ही लोअर मैनहट्टन का 1 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला पूरा इलाका रोशनियों से जगमगा उठा।
गली कूचे और घरों के घर इलेक्ट्रिक बल्ब से रोशन हो गए थे। दोस्तों, इंसान के चांद पर जाने से पहले तक ये इतिहास में इंसानी तरक्की की एक बहुत बड़ी छलांग थी, लेकिन ये छलांग मेनलो पार्क के जादूगर एडिसन को बहुत महंगी पड़ी, क्योंकि अब उसके हाथों से तराशे हुए पत्थर के सनम भी उसके ठीक सामने आकर खड़े थे। ये लोग कौन थे और ये सब आखिर क्या मसला था? एक दिन तो ऐसा भी आया जब एडिसन अपनी आंखों के सामने अपनी जिंदगी भर की कमाई को जलते हुए देख रहे थे, लेकिन आग बुझाने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहे थे, बल्कि एक कोरे से कागज पर कुछ नोट कर रहे थे। लेकिन वो क्या नोट कर रहे थे? एडिसन का दुनिया की फिल्म इंडस्ट्री पर वो कौन सा एहसान है जिसे चुटलाया बिल्कुल नहीं जा सकता? तो सुनते जाइए। बिजली के बल्ब को एक एक घर तक पहुंचाने वाले एडिसन की जिंदगी उस वक्त मायूसी से भर गई जब उनका यही प्रोजेक्ट नाकाम हो गया, यानी बिजली का। एडिसन बिजली का बल्ब बनाने का सेहरा तो अपने सर सजा चुके थे, लेकिन इस बल्ब को जलाने के लिए बिजली कोई और बनाने लगा था और एडिसन अपना सब कुछ खो रहे थे। यही नहीं बल्कि एक मौके पर उनकी जिंदगी भर की कमाई को उनकी आंखों के सामने आग लग गई और सब कुछ जलकर खाक हो गया। एडिसन ने ऐसे मुश्किल हालातों का सामना कैसे किया, ये सब आपको बताऊंगा थॉमस अल्वा एडिसन की बायोग्राफी के इस दूसरे पार्ट में। तो दोस्तों, हुआ ये था कि एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब तो बना लिया था, लेकिन साथ ही उसके कंपटीटर्स और उसके मुकाबले पर खड़े दूसरे बिजनेसमैन भी एडिसन से बेहतर टेक्नोलॉजी बनाने के लिए कोशिश कर रहे थे। वो सब इस कोशिश में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने, यानी बहुत सारा पैसा खर्च करने को भी तैयार थे, जिससे करके उन्हें एडिसन से बेहतर बल्ब बनाने में कामयाबी हासिल हो सके। उस दौर में बहुत से बिजनेसमैन किसी ऐसे शख्स की तलाश में थे जो एडिसन की तरह जीनियस या होशियार हो और जिसकी मदद से वो एडिसन से बेहतर टेक्नोलॉजी बनाने और बेचने में कामयाब हो सके। दरअसल वो एडिसन को मार्केट से आउट करके पावर सप्लाई के बिजनेस पर कंट्रोल कायम करना चाहते थे, मार्केट पर वैसा कब्जा करना चाहते थे जैसा कब्जा एडिसन का नजर आ रहा था। फिर हुआ ये कि उन सबको एडिसन ही की कंपनी से एक ऐसा जीनियस मिल गया जिसे वो एडिसन के मुकाबले पर खड़ा कर सकते थे, और इस जीनियस का नाम था निकोला टेस्ला। क्रोएशिया में जन्म लेने वाले सर्ब वैज्ञानिक निकोला टेस्ला न्यूयॉर्क के अंदर एडिसन ही के मुलाजिम थे, यानी निकोला टेस्ला एडिसन की कंपनी में ही काम किया करते थे। मगर एडिसन की कमजोरी ने टेस्ला को उसका दुश्मन बना दिया। एडिसन पर यह इल्जाम लगता है कि वो भले ही बहुत जीनियस थे, लेकिन बहुत ही खुदगर्ज भी थे। अपना मतलब पूरा हो जाने के बाद मुंह फेर लेना एडिसन के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। जब टेस्ला एडिसन की कंपनी में नौकरी कर रहे थे, उसी दौरान एक बार एडिसन ने टेस्ला को एक काम सौंपा। एडिसन ने टेस्ला को कहा कि अगर वो उसकी कंपनी के सारे जनरेटर्स को ठीक कर दे तो वो खुद टेस्ला को $50,000 का बोनस देंगे। टेस्ला, जो कि एडिसन के यहाँ नौकरी कर रहे थे, उन्होंने $50,000 के बोनस के लिए खूब काम किया। टेस्ला 24 घंटों में से सिर्फ 2 घंटे सोते और फिर काम पर लग जाते। कुछ ही दिनों में उन्होंने एडिसन के सारे जनरेटर्स ठीक कर दिए, लेकिन जब वो अपना 50,000 का बोनस लेने के लिए पहुंचे तो एडिसन ने कहा कि बोनस वाली बात तो मैंने मजाक में कही थी। अब ये चाहे एक मजाक था या धोखेबाजी, लेकिन टेस्ला को ये बड़ी जोर से लगा और वो मायूस होकर एडिसन की नौकरी छोड़कर चला गया। अब एडिसन ने अपने $50,000 बचाने के लिए जो मुलाजिम या वर्कर खोया था, वो इस बात से अनजान थे कि यही मुलाजिम, यही वर्कर उसकी खड़ी की हुई सारी सल्तनत और सारे कंट्रोल पर भारी पड़ने वाला है। नौकरी छोड़ने के कुछ सालों बाद ही रात दिन मेहनत करके निकोला टेस्ला जल्द ही एडिसन के मुकाबले की टेक्नोलॉजी मार्केट में ले आए। ये टेक्नोलॉजी थी एसी, यानी अल्टरनेटिंग करंट। दूसरी तरफ एडिसन जिस बिजली से बल्ब जला रहे थे वो डीसी या डायरेक्ट करंट था। अब मसला ये था कि एडिसन का डीसी करंट कम वोल्ट वाला था और ज्यादा लंबे फासले तक बिजली नहीं पहुंचा सकता था। उन्हें ज्यादा फासले तक बिजली पहुंचाने के लिए हर एक मील के फासले पर नया बिजली घर या नया पावर हाउस बनवाना पड़ता था। मतलब हर एक मील पर नया खर्चा, नई इन्वेस्टमेंट। जबकि टेस्ला का एसी करंट एक ही बिजली घर से सिर्फ एक ही पावर हाउस से पूरे शहर को रोशनी दे सकता था और एक ही पावर हाउस हजारों मील दूर तक बिजली पहुंचा सकता था। टेस्ला की ये नई टेक्नोलॉजी एक गेम चेंजर टेक्नोलॉजी थी और टेस्ला खुद एक गेम चेंजर। अब एडिसन और जेपी मॉर्गन के राइवल्स, यानी उनके मुकाबले पर खड़े बिजनेसमैन और इन्वेस्टर ऐसी ही टेक्नोलॉजी के इंतजार में मुंह फाड़े बैठे थे।
उन्होंने टेस्ला के आइडियाज को समझा और फिर उस आइडिया पर डॉलर्स की बारिश कर दी। एक बड़ी बिजनेस कंपनी वेस्टिंग हाउस कॉरपोरेशन ने टेस्ला के एसी करंट के हुकूक या इसके शेयर्स लगभग 10 या 15 लाख डॉलर्स की रकम देकर खरीद लिए। अब एसी करंट की पैदावार शुरू हो गई। न्यूयॉर्क के बहुत से घरों को एसी करंट से बिजली की सप्लाई भी मिलने लगी। अब होना तो ये चाहिए था कि एडिसन को एक बिजनेस आइडिया का मुकाबला बिजनेस आइडिया से ही करना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पर एडिसन एक जिद्दी और एक मगरूर शख्स साबित हुए। उनको ये घमंड था कि उनकी टेक्नोलॉजी सबसे अच्छी है और इसका कोई मद्दे मुकाबिल यानी इसके सामने कंपेयर करने लायक कोई भी टेक्नोलॉजी मौजूद ही नहीं। इस खुशफहमी या गलतफहमी के अंदर वो टेस्ला के एसी करंट का फैलाव रोकने की कोशिश करने लगे। एडिसन और टेस्ला के इस टकराव को इतिहास में वॉर ऑफ द करंट्स के नाम से याद किया जाता है। वॉर ऑफ द करंट्स की इस लड़ाई में एडिसन ने हर डर्टी ट्रिक खेली, हर बुरा खेल खेला जो वो खेल सकता था ताकि टेस्ला के एसी करंट को बदनाम किया जा सके। एडिसन के कहने पर जानवरों को एसी करंट लगाकर मारा गया, जैसे घोड़ों, हाथी और कुत्तों को। यहाँ तक कि एडिसन ने इंसानों को सजाए मौत देने के लिए भी एसी करंट का इस्तेमाल करवाया। वो ये सब सिर्फ इसीलिए कर रहे थे क्योंकि एसी करंट उनके पुराने वर्कर और उनके कॉम्पिटिटर निकोला टेस्ला की खोजी हुई टेक्नोलॉजी थी, और वो एसी करंट का या टेस्ला का मुकाबला करने के बजाय एसी करंट को अपने इन्हीं हथकंडों से बदनाम करने पर तुल गए थे। एसी करंट के विरोध में उन्होंने हजारों पैम्पलेट छपवाकर लोगों में बांटे भी थे। ये सब कुछ इसलिए किया गया ताकि एसी करंट को खतरनाक साबित करके मार्केट में टेस्ला के नाम को बदनाम किया जा सके। लोग एसी करंट से डरने लगे और टेस्ला की टेक्नोलॉजी फ्लॉप हो जाए। लेकिन कोई मजबूत टेक्नोलॉजी सिर्फ प्रोपेगेंडा के जोर पर मार्केट से आउट हो सकती है क्या? नई और सस्ती टेक्नोलॉजी जो बेहतर भी हो, उसे हराना और मार्केट से उसका डब्बा गुल करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। अब एडिसन तो जिद पर अड़े हुए थे, लेकिन उनके बिजनेस पार्टनर जेपी मॉर्गन ये बात अच्छे से समझ गए थे कि एडिसन की ये जिद उसकी सारी इन्वेस्टमेंट को डुबो सकती है। सो इसीलिए अब जेपी मॉर्गन ने बिजली की मार्केट में जमे रहने के लिए वही किया जो कुछ सालों पहले एडिसन ने टेस्ला के साथ किया था। यानी जेपी मॉर्गन ने एडिसन के साथ अपने पुराने बिजनेस और ताल्लुक का लिहाज किए बगैर खुदगर्जी दिखाई और जनरल इलेक्ट्रिक के नाम से अपनी एक अलग पावर कंपनी बना ली। अब क्योंकि एडिसन की पावर कंपनी मॉर्गन की इन्वेस्टमेंट ही से चल रही थी, इसलिए मॉर्गन ने एडिसन की कंपनी भी जनरल इलेक्ट्रिक्स में ज्वाइंट कर ली। भले ही नई कंपनी में एडिसन के शेयर्स तो मौजूद ही रहे, मगर फैसलों का अधिकार और पूरा कंट्रोल जेपी मॉर्गन के पास चला गया। अब इन सारे मुश्किल हालात में एडिसन की आखिरी उम्मीद ये थी कि शिकागो में होने वाली वर्ल्ड कोलंबियन एक्सपोजिशन में इलेक्ट्रिक सप्लाई यानी लाइट पहुंचाने का ठेका उन्हें मिल जाए। ये नुमाइश या एक्सपोजिशन कोलंबस के अमेरिका खोजने के 400 बरस पूरे होने की वजह से की जा रही थी। 1893 के अंदर होने वाली इस नुमाइश को बिजली से रोशन करने का ठेका अगर एडिसन को मिल जाता तो एडिसन का काम भी आगे बढ़ता और उन्हें इस काम से बहुत सा पैसा भी मिल सकता था, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक्स कंपनी अभी तक एडिसन का खोजा हुआ डीसी करंट इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन जाहिर है ये डीसी करंट तो एसी करंट के मुकाबले बहुत महंगा था। सो इसी वजह से जब वर्ल्ड कोलंबियन एक्सपोजिशन में पावर सप्लाई देने के लिए बोली लगाने का वक्त आया तो एडिसन की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक्स ने 10 लाख डॉलर की बोली लगाई, जबकि टेस्ला की वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक कंपनी ने इससे सिर्फ आधी रकम यानी सिर्फ 5 लाख डॉलर ही की बोली लगा दी। दोस्तों, ये एडिसन के डीसी करंट की आखिरी हार थी, बल्कि कहा जाए तो ये डीसी करंट की मौत ही थी। अब ये सब होने के बाद एडिसन बिजली के बिजनेस से आउट हो गए, बाहर हो गए, और उनकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक ने भी धीरे धीरे अपने प्लांट्स को एसी करंट के प्लांट्स में बदलना शुरू कर दिया। ये सब कुछ एडिसन की जिद का नतीजा था। उनकी हठधर्मी की वजह से ये सब कुछ हो रहा था। अगर वो अपने रवैये में थोड़ी नरमी दिखाते और बहुत पहले ही डीसी की जगह एसी करंट इस्तेमाल करना शुरू कर देते तो उन्हें बिजली के बिजनेस से शायद कभी बाहर नहीं होना पड़ता। मगर एडिसन के ईगो और घमंड ने उनको टेस्ला के सामने हरा दिया था। इसीलिए तो कहता हूँ दोस्तों कि पैसों पर, ओहदे पर या ताकत पर कभी भी ईगो या घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तीनों चीजें हमेशा नहीं रहने वाली। बिजनेस की ताबड़तोड़ मुकाबलेबाजी में, कमर तोड़ कंपटीशन में पहली बार एडिसन को हार का कड़वा घूंट पीना पड़ा था, और वो भी अपने उस नौकर के हाथों जिस नौकर को उसने $500 के बोनस की वजह से नौकरी छोड़ने पर मजबूर किया था।
वॉर ऑफ द करंट्स में हारने के बाद एडिसन के विरोधी ये समझ रहे थे कि अब तो एडिसन की बत्ती गुल हो गई और वो अब कोई भी नया बड़ा प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेनलो पार्क के जादूगर की पटारी में अभी बहुत से आइडियाज भरे पड़े थे। उन्होंने अपनी जादुई पटारी में हाथ डाला और एक नया आइडिया यानी वीडियो कैमरा निकालकर दुनिया के सामने रख दिया। ये वीडियो कैमरा देखने वालों की आंखें एक बार फिर खुली की खुली रह गई। एडिसन ने एक बार फिर पुरानी टेक्नोलॉजी को बेहतर करके बेच दिया। जी हाँ, वीडियो कैमरे की टेक्नोलॉजी असल में पुरानी टेक्नोलॉजी ही थी। ब्रिटेन के एक वैज्ञानिक मॉय ब्रिज के साथ साथ कई लोग 1880 से 1880 से वीडियो कैमरा टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे। कैमरों से बनाई गई तस्वीर को या फोटोज को एक जगह एक ही लाइन या कक्षा में रखकर जब घुमाया जाता तो ये तस्वीरें हिलती हुई या हरकत करती हुई नजर आती थी। इसलिए इन्हें मोशन पिक्चर्स यानी हरकत करने वाली तस्वीरें भी कहा जाता था। मगर इन तस्वीरों को जमा करने के लिए या इकट्ठा करने के लिए कुछ दफा कई सारे कैमरे लगाने पड़ते थे या फिर बहुत सी तस्वीरों को निकालकर अलग अलग तरीके से जोड़ना पड़ता था। जबकि इस तरफ एडिसन ने ऐसा कैमरा बना लिया था जो बिजली से चलता था और सिर्फ एक ही कैमरे में सेलुलाइट की एक ही पट्टी पर तस्वीरें बनती जाती थी। एडिसन के इस कैमरे को काइनेटोग्राफ का नाम दिया गया था। दोस्तों, इस कैमरे से ली गई तस्वीरों को वीडियो की शक्ल में चलाने के लिए एक और डिवाइस काइनेटोस्कोप की भी खोज की गई थी। इस डिवाइस में तस्वीरों वाली सैटेलाइट की पट्टी को रख दिया जाता, फिर ये डिवाइस उन तस्वीरों को वीडियो की शक्ल में प्ले कर देती थी। इस मशीन से वीडियो देखने के लिए आंख को उस पर लगे एक छोटे से लेंस के करीब ले जाना पड़ता था। अब एडिसन ने अपनी मेनलो पार्क वाली लेबोरेटरी से 21 मील दूर वेस्ट ऑरेंज न्यू जर्सी में ब्लैक मारिया के नाम से एक और स्टूडियो भी बना लिया। यहाँ 1894 में 1894 में बहुत बड़े पैमाने पर वीडियोस की रिकॉर्डिंग की गई। एडिसन वीडियोस या मोशन पिक्चर्स को लोगों के लिए एक लग्जरी, एक एंटरटेनमेंट बनाना चाहता था। सो उन्होंने पूरे अमेरिका में काइनेटोस्कोप के स्टूडियोज का जाल बिछा दिया। इन स्टूडियोज में कोई एक शख्स 25 सेंट देकर एक काइनेटोस्कोप इस्तेमाल कर सकता था, यानी उस डिवाइस में वीडियो देख सकता था। इस खोज ने एडिसन को फिर से अमेरिका में मकबूल आम यानी बहुत ज्यादा फेमस कर दिया और उनके कारोबार को भी 4 चांद लगा दिए। मगर अब यहाँ पर भी वही मसला सामने आकर खड़ा हो गया जो बिजली के बिजनेस के मामले में सामने आया था। वो ये कि ये डिवाइस यानी कैमरा जिसको एडिसन ने बेहतर करके बेचना शुरू कर दिया था, उसी तरह ठीक वैसे ही कैमरा और काइनेटोस्कोप जैसे डिवाइस भी उनके कंपटीटर्स या राइवल्स बेहतर करने की कोशिशों में लगे हुए थे। और दोस्तों, जब कोई कोशिश करता है तो उसका कुछ न कुछ नतीजा तो निकलना ही होता है। तो ये एक ऐसी बात थी जो एडिसन की कैमरा टीम ने भी समझ ली थी। इसी टीम ने एडिसन को एक काम करने का मशवरा दिया, सलाह दी। वो मशवरा ये था कि एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जाए जिससे बहुत से लोग एक ही वक्त में एक ही वीडियो एक साथ देख सके। मगर एडिसन की सोच मशवरे से कुछ अलग थी। दरअसल वो सोच रहे थे कि अभी लोग काइनेटोस्कोप में वीडियो देखने के लिए अलग अलग से पैसे देते हैं, क्योंकि एक वक्त में सिर्फ एक ही शख्स काइनेटोस्कोप के छोटे से लेंस से आंख लगाकर वीडियो देख सकता है। लेकिन अगर यही वीडियोस बड़ी स्क्रीन पर चलने लगी तो एक ही वक्त में एक साथ बहुत से लोग उसे देखने लगेंगे, जिसकी वजह से उसका फायदा या मुनाफा कम हो जाएगा। इसलिए ज्यादा मुनाफे के लालच में एडिसन ने प्रोजेक्टर बनाने के आइडिया को कैंसिल कर दिया और यहीं पर वो एक बार फिर से मार खा गए, क्योंकि उस वक्त कुछ लोग इसी प्रोजेक्टर के आइडिया पर, इसी ख्याल पर काम कर ही रहे थे और जल्द ही ऐसी डिवाइस मार्केट में आने लगी जिन डिवाइसेस ने एडिसन के काइनेटोस्कोप का बेड़ा गर्क कर दिया। सबसे पहले तो 1895 में 1895 में 2 फ्रांस के वैज्ञानिकों के पेरिस के अंदर कपड़े की स्क्रीन पर एक प्रोजेक्टर से वीडियो दिखाकर दुनिया भर में तहलका मचा दिया। इसके बाद अमेरिका के अंदर भी फेंटोस्कोप के नाम से एक प्रोजेक्टर मार्केट में आ गया, जिस प्रोजेक्टर को आज पहली असल सिनेमा स्क्रीन समझी जाती है। और इस प्रोजेक्टर के मुकाबले में एडिसन के काइनेटोस्कोप की कोई अहमियत और कोई वैल्यू बाकी न रही। बिजली के बिजनेस में नाकामी के बाद ये दूसरा मौका था कि जब एडिसन का कारोबार तबाही के दहाने पर आ खड़ा था। लेकिन इस बार तो एडिसन पहले से तैयार थे। एडिसन को मालूम था कि बिजनेस में जिद नहीं, असली सौदाबाजी चलती है। सो एडिसन ने सौदाबाजी ही कर ली। दरअसल उन्होंने फेंटोस्कोप के मालिक टॉमस अरमास से फेंटोस्कोप के शेयर और राइट्स ही खरीद लिए। फिर एडिसन ने फेंटोस्कोप को बेहतर बनाकर वाइटास्कोप के नाम से ऐसी सिनेमा मशीन तैयार कर ली, जिस मशीन ने बाकी सब कंपटीटर्स को मार्केट से बाहर निकाल फेंका। वाइटास्कोप के बाद 1896 में 1896 में एडिसन ने प्रोजेक्टोस्कोप के नाम से एक और सिनेमा मशीन बना डाली।
दोस्तों, जिन सिनेमा मशीनों पर बरसों तक अमेरिकी सिनेमा इंडस्ट्री की रोजी रोटी चलती रही है, वो एडिसन की सिनेमा मशीनों से सीखकर ही बनाई गई थी। यूं ही तो हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री ने जन्म लिया। मोशन पिक्चर्स और गूंगी फिल्मों का यानी साइलेंट मूवीज का एक दौर शुरू हो गया। टेक्नोलॉजी में ये इनकलाब एडिसन के खोजे हुए वीडियो कैमरे और प्रोजेक्टर से ही मुमकिन हो पाया था। यानी हम कह सकते हैं कि अगर एडिसन ना होते तो हॉलीवुड और सिनेमा घरों की रौनक शायद किसी और तरह से वजूद में आती। इसके अलावा एडिसन के ब्लैक मारिया स्टूडियो ने भी वीडियोस बनाने का सिलसिला जारी रखा और 20 बरस में 1200 फिल्में तैयार कर ली। एडिसन क्योंकि आवाज और वीडियो दोनों की रिकॉर्डिंग डिवाइसेस बनाने में कामयाब हो चुके थे, इसलिए अब उन्होंने एक ऐसी डिवाइस बनाने की भी कोशिश शुरू कर दी जिस डिवाइस में वीडियो देखने के साथ साथ आवाज को भी सुना जा सके, यानी गूंगी फिल्मों को साइलेंट मूवीज को बोलती फिल्मों में बदलने की टेक्नोलॉजी। इसे बनाने में उनको कुछ हद तक कामयाबी मिली भी, लेकिन वो उससे ज्यादा बेहतर और कॉमर्शियल इस्तेमाल करने के काबिल ना बना सके और 1915 में ये प्रोजेक्ट खत्म कर दिया गया। फिर कुछ अरसे बाद 1920 की दिहाई में 1920 में कुछ दूसरे वैज्ञानिकों ने गूंगी फिल्मों की जगह बोलती फिल्में बनाने की बेहतर और काबिल इस्तेमाल टेक्नोलॉजी बना डाली और मार्केट में भी ले आए। लेकिन दोस्तों, सिनेमा मशीन और वीडियो कैमरा ही थॉमस अल्वा एडिसन की आखिरी मंजिल या उनका आखिरी गोल नहीं था, बल्कि एडिसन तो स्काई इज द लिमिट के मुताबिक चलते थे। मोशन पिक्चर्स यानी वीडियो मेकिंग में कामयाबी के बाद एडिसन ने बिजनेस के कई और फील्ड्स में भी कदम जमाने शुरू कर दिए। उनकी शुरू की हुई कंपनीज हवा चलाने के पंखे, मोटर्स, ग्रामोफोन, बिजली का सामान, यहाँ तक कि मेडिकल के आलात और प्लास्टिक की पैकिंग भी बनाया करती थी। एडिसन के हर प्रोडक्ट पर उनका नाम लिखा हुआ होता था और कंपनी की हर एडवर्टाइजमेंट में ये दावा किया जाता था कि एडिसन प्रोडक्ट से बेहतर कोई चीज नहीं। यूं एडिसन का नाम क्वालिटी की जमानत बन गया। वो अमेरिका में एक ब्रांड बन गए। 12 साल की उम्र से दौलतमंद और बिजनेस ब्रांड बनने का जो ख्वाब उन्होंने देखा था वो अब पूरा हो गया था और अब वो बूढ़े हो रहे थे। बज़ाहिर उन्हें अब सब कुछ मिल गया था, लेकिन जिस उम्र में लोग अपने खून पसीने की कमाई में एक पैसे की बर्बादी, एक पैनी का भी बर्बाद हो जाना बर्दाश्त नहीं करते, वहीं पर एडिसन ने $5 मिलियन, $50 लाख अपनी आंखों के सामने जलते देखे, लेकिन फिर भी वो टस से मस नहीं हुए। कैसे, आइए जानते हैं। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि दिसंबर 1914 में न्यू जर्सी के अंदर एडिसन के वेस्ट ऑरेंज प्लांट में आग लग गई। देखते ही देखते 13 इमारतें जलकर राख हो गई। एडिसन भी वहां पर मौजूद थे और अपनी उम्र भर की कमाई अपनी आंखों के सामने जलते हुए देख रहे थे, लेकिन उनको ना दिल का दौरा पड़ा और ना ही वो उदास हुए। एडिसन ने अपने बेटे चार्ल्स से कहा, बेटा जाओ अपनी माँ और उसकी सब दोस्तों को बुलाकर ले आओ। जलती हुई आग का ऐसा नजारा उन्हें फिर देखने को नहीं मिलेगा। चार्ल्स ने अपने बाप की बात सुनकर शायद सोचा होगा कि बुड्ढा सटिया गया है, बहकी बहकी बातें कर रहा है, मगर ये बुड्ढा सटियाया नहीं था, बल्कि एडिसन तो कागज कलम लेकर उन चीजों की लिस्ट बना रहे थे जो उन्हें अपने प्लांट को दोबारा तामीर करने के लिए, दोबारा बनाने के लिए चाहिए थी। एडिसन की इस कार्यवाही को देखकर वहां मौजूद एक रिपोर्टर को बड़ी हैरानी हुई। उस रिपोर्टर ने सोचा कि जरा देखे तो सही कि ये शख्स अपना इतना नुकसान देखकर क्या लिख रहा है। उसने जब एडिसन से इस बारे में पूछा तो एडिसन के जवाब ने उस रिपोर्टर को और ज्यादा हैरान कर दिया। एडिसन ने कहा, मैं 67 बरस का हूँ, 67 ईयर्स का, लेकिन मैं कल से एक नई शुरुआत करूंगा। ये बात सुनकर चार्ल्स की तरह शायद रिपोर्टर को भी एडिसन की दिमागी हालत पर कुछ शक हुआ हो, लेकिन उस वक्त एडिसन मजाक तो बिल्कुल नहीं कर रहे थे। जब आग बुझाने वाले फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया और जब प्लांट में होने वाले नुकसान का अंदाजा लगाया गया तो होने वाले नुकसान का आंकड़ा 30 लाख से $50 लाख का था, 3 to 5 मिलियन। मगर एडिसन ने नुकसान की ये खबर भी हंसी मजाक में उड़ा दी, क्योंकि उनके पास अब भी इतनी दौलत थी कि वो ये जला हुआ प्लांट दोबारा खड़ा कर सकते थे। भले ही एक बड़े नुकसान के बाद पैसों को दोबारा इन्वेस्टमेंट करना वाकई बहुत कठिन काम था, मगर एडिसन ये जानते थे कि उनका नाम एक ब्रांड है। जैसे ही उनका प्लांट दोबारा काम शुरू करेगा वैसे ही उनका मुनाफा, उनका प्रॉफिट वापस आ जाएगा और नुकसान की भरपाई हो जाएगी। सो एडिसन ने प्लांट को दोबारा बनवाया और कुछ ही अरसे में अपना हुआ सारा नुकसान पूरा कर लिया, नुकसान की भरपाई कर ली। दोस्तों, एडिसन बुढ़ापे में भी जवानों की तरह काम करते थे। उन्हें अपने प्लांट पर जाना और हर मामले में अपने वर्कर्स को गाइड करते रहना अच्छा लगता था, लेकिन यारो बुढ़ापा वापस जाने के लिए कभी नहीं आता।
बल्कि ये तो कई बीमारियों को अपने साथ लेकर आता है। जी हाँ, एडिसन का हाजमा यानी डाइजेस्टिव सिस्टम अब खराब रहने लगा था। गुर्दे भी जवाब दे रहे थे। परहेजी खाना या ड्राई फ्रूट खाते खाते एक वक्त ऐसा भी आया कि उन्होंने खाना ही छोड़ दिया, जिसके बाद वो सिर्फ दूध ही पिया करते थे या शौक के लिए सिगार के कस लगा लिया करते थे। उनकी बीमारियों ने जब उनको ज्यादा जिस्मानी मेहनत के काबिल ना छोड़ा तो 1926 में वो अपना कारोबार अपने बेटे चार्ल्स को सौंप कर रिटायर्ड हो गए और अब वो ज्यादातर अपने दोस्त हेनरी फोर्ड के साथ दिखाई देते थे। हेनरी फोर्ड पहले एडिसन ही की कंपनी में इंजीनियर की पोस्ट पर थे और उसी दौरान उनकी एडिसन से दोस्ती भी हो गई थी, जिसके बाद हेनरी ने फोर्ड कंपनी के नाम से कार्स या गाड़ियां बनाने का बिजनेस शुरू कर दिया। कहा जाता है कि एडिसन ने बिजली से चलने वाली कारें यानी इलेक्ट्रिक कार्स भी बनाई थी और हेनरी फोर्ड भी इलेक्ट्रिक कारें बनाने के लिए एडिसन से 1 लाख बैटरीज खरीदने वाले थे, मगर पता नहीं क्यों किसी वजह से ये डील सक्सेस ना हो सकी। इस नाकाम डील के बाद भी दोनों की यानी एडिसन और हेनरी की दोस्ती में कोई फर्क नहीं पड़ा। इन दोनों ने अपने कुछ और दोस्तों से मिलकर एक ग्रुप बना लिया था जिसे वो वेगाबॉन्ड्स यानी आवारागर्द कहते थे। ये लोग यानी वेगाबॉन्ड्स घूमते फिरते, मौज करते और पार्टियां करते रहते थे। एडिसन अमेरिकी लोगों के बीच में एक सेलिब्रिटी, एक लिविंग लेजेंड बन चुका था। उनको अपने दौर का सबसे बड़ा खोजकार या इन्वेंटर माना जाता था और उनका शुमार अमेरिका के सबसे बड़े व्यापारी और कारोबारी लोगों में होता था। जदीद और मॉडर्न अमेरिका उन्हीं की बनाई हुई टेक्नोलॉजी पर ही चल रहा था, इसलिए लोग उनके दीवाने थे। शायद ही दुनिया में किसी वैज्ञानिक को अपनी जिंदगी में इतनी इज्जत, इतनी शोहरत और इतना पैसा मिला हो जितना थॉमस अल्वा एडिसन को मिला, वो भी जिंदा रहते हुए ही। जी हाँ, क्योंकि हमारी ये दुनिया तो मरने के बाद ही हमारी इज्जत करती है। खैर, एडिसन के सम्मान में आलीशान प्रोग्राम रखे जाते, लोग उनसे रिक्वेस्ट करके मैरी हैड अ लिटिल लैम्प सुनते। ये वही नज़म थी जो उन्होंने अपनी पहली खोज फोनोग्राफ पर रिकॉर्ड करवाई थी। मीडिया और प्रेस उनकी हर बात और उनसे जुड़े हर वाक्य को शह सुर्खियों में यानी अखबारों में छापा करते थे, मगर वक्त के साथ साथ एडिसन की बीमारियां भी बढ़ती जा रही थी। 1931 में जब एडिसन वेस्ट ऑरेंज न्यू जर्सी में रह रहे थे तो वहां उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई और वो बिस्तर मर्ज पर पड़ गए। रिपोर्टर्स और प्रेस ने वेस्ट ऑरेंज लेबोरेटरी के करीब उनके घर के बाहर डेरे डाल दिए। एडिसन धीरे धीरे मौत के मुंह में जा रहे थे। उनकी हालत और सेहत में मामूली सा बदलाव भी अमेरिका के अखबारों के हेडलाइन पर लगता था और बिलाखिर 18 अक्टूबर 1931 में 84 बरस की उम्र में एडिसन की मौत हो गई। उनका ताबूत उनकी डेड बॉडी के साथ उनकी लेबोरेटरी में ही रख दिया गया, जहां 50,000 से ज्यादा लोगों ने उनको आखिरी बार देखा। एडिसन की डेथ की तीसरी रात अमेरिका के प्रधानमंत्री हर्बर्ट हावर ने रेडियो पर लोगों से रिक्वेस्ट की कि वो एडिसन की याद में अपने घरों की बिजली 1 मिनट के लिए बंद कर दे। सो इसलिए पूरे अमेरिका में एक ही वक्त में एक ही साथ सारी लाइट्स बंद हो गई। ये इस बात का इजहार था कि अगर एडिसन ना होते तो अमेरिका कैसा दिखाई देता। एडिसन को न्यू जर्सी में ही अपने घर के पास दफन कर दिया गया। एडिसन के नाम पर 1093 इजादात और खोजें रजिस्टर्ड है, यानी उन्होंने 1093 खोजें की थी। अमेरिका में उनकी यादगार में मुजस्मे और स्टैचूज भी बनवाए गए। बहुत से इंस्टीट्यूट्स भी उनके नाम पर बनाए गए। उनसे जुड़ी इमारतों और घरों को सिक्योर करके हिस्टोरिकल साइट्स या ऐतिहासिक जगहों का दर्जा दिया गया। तो दोस्तों, ये थी उस गरीब माँ बाप के लड़के की कहानी जिसने दुनिया भर के घरों को बिजली से रोशन किया और साथ ही बहुत सी टेक्नोलॉजीज की खोज भी की, जिस टेक्नोलॉजी ने दुनिया के बहुत से कामों को आसान कर दिया। एडिसन थे तो एक महान वैज्ञानिक, लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों से एक बात जानना चाहता हूँ कि एडिसन और टेस्ला की लड़ाई वॉर ऑफ द करंट्स में आप किसे कसूरवार समझते हैं और क्यों? कमेंट करके मुझे जरूर बताइए ताकि मुझे अंदाजा हो सके कि मेरे सब्सक्राइबर लोग आखिर कितने पानी में हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान में रहे। अस्सलाम वालेकुम।